हाउ आर यू, कैसे हो आप सब। ऑनलाइन क्लास में आज फिर आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में अर्थालंकार के भेदों को शुरू किया था, जिसका पहला भेद था उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का अर्थ मैंने आपको बताया था कि एक वस्तु का समान गुण और धर्म के कारण दूसरे वस्तु के साथ उसकी तुलना की जाती है। जैसे उदाहरण दिया था कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है या गोल है, तो मुख बताया था आपको उपमेय और उपमान था चंद्रमा। तो समान धर्म के कारण क्या किया गया, एक दूसरे से इसकी तुलना की गई है। तो उपमा अलंकार था। फिर रूपक अलंकार, नेक्स्ट भेद इसका आपको बताया गया था कि रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाकर दोनों में अभेद स्थापित किया गया। मतलब वास्तव में एक रूपता नहीं होती, लेकिन उसमें एक रूपता दिखाई जाती है और अभेद कर दिया जाता है, उनमें कोई भी भेद नहीं स्पष्ट होता, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। इसको जो इसके उदाहरण के लिए, इसको याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो भी इसका उदाहरण होगा उसके अंदर योजक चिन्ह लगा होगा, हर पंक्ति में योजक चिन्ह आपको मिलेगा, वहाँ पे रूपक अलंकार होगा। इसका नेक्स्ट आगे वाला तीसरा भेद है उदाहरण अलंकार। अब इसको अच्छी तरह से समझना। इसकी परिभाषा है, जहाँ एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए और दोनों को उपमावाचक शब्द जैसे त्यों, मिस आदि से जोड़ दिया जाता है, वहाँ पे उदाहरण अलंकार होता है। उदाहरण से समझ जाता है कि किसी बात को अच्छी तरह से समझाने के लिए हम उसके साथ का ही उसको उदाहरण दें और उसको उपमावाचक शब्द से जोड़ दें, जैसे ज्यों, मिस आदि से जोड़ दें। तो उदाहरण देखो, नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। प्रस्तुत पद में अच्छी बात का भी बिना अवसर के फीका लगना की पुष्टि युद्ध में श्रृंगार रस की बात कहकर की गई है, तथा दोनों को जैसे उपमावाचक शब्द से जोड़ दिया गया है, अतः यह उदाहरण अलंकार है। फिर से देखो, जहाँ एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए और दोनों को उपमावाचक शब्द जैसे ज्यों, मिस आदि से जोड़ दिया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, उदाहरण अलंकार दिया जाता है। उदाहरण का मतलब होता है कि एक बात को और अधिक से स्पष्ट करने के लिए उसके साथ का मिलता जुलता दूसरा उदाहरण देकर उसको और अच्छी तरह से स्पष्ट करना। जैसे इसमें क्या बताया गया, निकी पे फीकी लगे बिना अवसर की बात। अगर हम बिना अवसर के कोई बात कहते हैं, चाहे वो कितनी भी अच्छी है, लेकिन उस समय उस बात को कहने का वो अवसर सही नहीं है, तो वो बात हमारी व्यर्थ जाती है, अर्थात फीकी रंगने लग जाती है। कैसे, जिस प्रकार अगर युद्ध के समय हम श्रृंगार रस की बात करें तो वो हमारी फीकी लगेगी, वो किसी को नहीं सुहाएगी, क्योंकि युद्ध के समय कौन सा रस प्रधान होता है, वीर रस। अगर हम युद्ध के समय वीरता का गुणगान करें या वीरता के रस को लें, तब तो वो बात मानी जाती है। लेकिन वहाँ पे अगर हम अपना ही अलाप लाप रहे हैं कि श्रृंगार रस की बात करें, तो वो बात हमारी फीकी लगेगी, मतलब व्यर्थ लगेगी। तो इसको किससे जोड़ा गया था, जैसे जैसे शब्द से। तो मैंने क्या बताया कि उपमा किसकी देंगे, जिससे, मिस से या जैसे शब्दों से, वहाँ पे क्या होएगा, उदाहरण अलंकार। एक उदाहरण और देख लो इसका, सबे सहायक सबल के कोई न निबल सहाय, पवन जगावत आग ज्यों दीप ही देत बुझाए। तो सब किसके सहायक होते हैं, जो सबल होता है, जिसमें बल होता है, उसकी सारी सहायता करते हैं, निर्बल की कोई भी सहायता नहीं करता। ये इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है कि पवन और जगावत आग जो दीप ही दे तुझे। जब हवा चलती है तो वो क्या करती है, आग को तो बहुत अधिक बढ़ा देती है, लेकिन जलते हुए दीपक को बुझा देती है। तो यहाँ पे बलवान कौन है, आग, और कमजोर कौन है, दीपक। तो वो आग को जो बलवान है उसको तो और अधिक बढ़ाती है, लेकिन दीपक को बुझा देती है। पंक्तियों में सबल और निर्बल के प्रति जगत के व्यवहार को बताया गया है, जो अग्नि को तो और अधिक प्रज्वलित करता है और दीपक को बुझाता है। दोनों को ज्यों वाचक शब्द से जोड़ा गया है, अतः यहाँ उदाहरण अलंकार है। समझ आ गया अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट देखो, विरोधाभास अलंकार। नाम से ही पता चलता है कि जहाँ पे विरोध उत्पन्न होता है। अब इसकी परिभाषा देखो, जहाँ पर विरोध न होने पर भी विरोध की प्रतीति होती है, वास्तव में विरोध नहीं होता, लेकिन वहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है हमें कि वहाँ पे किसी बात का विरोध हो रहा है। अर्थात कविता सुनते ही पदार्थों में विरोध प्रतीत होने लगता है,
किंतु अर्थ स्पष्ट होते ही विरोध शांत हो जाता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण देखो, मीठी लगे आख्यान लुनाई। आशय है कि आंखों का लावण्य मीठा प्रतीत होता है। लुनाई का अर्थ यहाँ पे क्या है? लवण युक्त, यानी कि खारा। तो अब देखो, इस पर अगर यूँ पढ़ते हैं कि हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं तो हमें स्पष्ट लगता है कि क्या मतलब हुआ। मीठी लगे आंखें लुनाई, की मीठी आंखें, नमकीन आंखें मीठी कैसे लग सकती हैं? तो विरोध उत्पन्न हो रहा है ना। लेकिन जब हमें इसका अर्थ पता चलेगा तो ये विरोध अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ खारापन जो आया है, लुनाई जो आई है, या मीठा लग रहा है, यह विरोध कथन है, परंतु लुनाई का तात्पर्य यहाँ पे क्या है? ये जो लुनाई शब्द है इसका तात्पर्य क्या, अर्थ क्या है? सुंदरता। यहाँ पे सुंदरता ली गई। तो अब अगर हम इसको सुंदरता लगा के पढ़ते हैं तो हमारा विरोध अपने आप खत्म हो जाता है। मीठी लगे सुंदर आख्यान, सुंदर या सुंदरता, मतलब आंखों की सुंदरता जो होती है वहाँ पे हमें मीठी लगती है। मीठी का मतलब होगा यहाँ पे अच्छा लगना, भाना। सुंदरता के रूप में प्रकट होने से विरोध यहाँ समाप्त हो गया, अतः यहाँ विरोधा अलंकार है। विरोधालंकार को फिर देखो, जहाँ पर वास्तव में विरोध नहीं होता लेकिन हमें विरोध प्रतीत होता है। कविता की पंक्तियों को पढ़ते हुए या वाक्य के अंतर्गत हमें विरोध प्रतीत होता है, वास्तव में उसमें विरोध नहीं होता, लेकिन जब उसका वास्तविक अर्थ हमें पता चल जाता है तो वो विरोध अपने आप ही शांत हो जाता है, वहाँ पे विरोधालंकार होता है। अब नेक्स्ट और लास्ट अलंकार के अंतर्गत यहाँ पे जो अपना अर्थ अलंकार चल रहा है उसका लास्ट उदाहरण भेद जो है यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ उपमेय में किसी उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यद्यपि दोनों में भिन्नता होती है तथापि समान धर्म होने के कारण ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है। संभावना व्यक्त करने के लिए मानो, मनु, मनुहु, जनहु, त्यों, ज्यों, मनो, यथा आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर से देखें, जहाँ उपमेय में मतलब जिसकी तुलना कर रहे हैं, किसी उपमान की संभावना व्यक्त होती है, उपमान जिसके साथ तुलना की जाती है उसकी यहाँ पे संभावना व्यक्त हो रही है। उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान जिसके साथ तुलना की जा रही है, उसकी संभावना व्यक्त होती है, वहाँ पे क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यद्यपि दोनों में भिन्नता होती है, अंतर होता है, भिन्नता का मतलब अंतर होता है, तथापि समान धर्म होने के कारण ऐसी संभावना व्यक्त, दोनों में समान गुण है, इसके कारण, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि उपमेय में उपमान की संभावना है। उपमेय और उपमान दोनों में एक दूसरे की संभावना है। ऐसा क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि उनमें समान गुण होते हैं, इस कारण से। इसके अंतर्गत क्या बताया गया कि इसमें संभावना व्यक्त करने के लिए क्या किया गया है? मानो, मनु, जनहु, जनहु, त्यों, मनो, यथा आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया गया। देखो बच्चों, इस अलंकार, अगर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा ना तो आपको ये शब्द याद रखने की, अगर पंक्ति के अंतर्गत मानो, मनु, जनु, जनहु, त्यों, ज्यों, त्यों, मनो, यथा ऐसे शब्दों से जोड़ा गया तो समझो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखो, इनकी सारी पंक्तियों में जितने भी उदाहरण उन सब में आपको ये मिलेगा। जिसका रूपक जो अलंकार था उसमें योजक चिन्ह पंक्ति में मिलते हैं और इसमें मनु, मनु, जनु, जनो, तनु, तनो, इस प्रकार के शब्द मिलेंगे। लट लटकनी मनु, आ गया मनु, मत मधु पगन मादक मनहु पिय। पंक्ति काव्य में उपमेय लट, लटकनी में उपमान मंत मधु पगमन की संभावना व्यक्त की गई, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आगे देखो, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। आ गया मानो शब्द, दोनों के अब पंक्ति के आगे जुड़ते ही इस काव्य में उपमेय क्रोध में उपमान हवा के वेग की तथा उपमेय तनु में उपमान सागर की संभावना व्यक्त की गई आते हैं, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। समझ आ गया आपको? तो आज हमारे अर्थालंकार के जो भेद थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और टॉपिक लेंगे, तब तक के लिए आज्ञा लेते हैं। ओके, बाय।